हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पे। और आज करेंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, वीडियो के एंड में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। सही आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा कल संडे है, तो संडे को डेली करेंट अफेयर्स नहीं होगा, बट 100% हम वीकली सीए डिस्कस करेंगे मॉर्निंग 9 AM पर विथ क्विज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर्स और शुरुआत करेंगे मोटा भाई से, मतलब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। रिसेंटली गवर्नमेंट डिक्लेयर्स जून 25 एज अ संविधान हत्या दिवस। 25 जून 1975 को हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इमरजेंसी इंपोज की थी अंडर द आर्टिकल 352। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। अगर हम इमरजेंसी के प्रोविजंस के बारे में बात करें तो इमरजेंसी के प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के बीच में आपको इमरजेंसी के प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द इमरजेंसी हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये हमने बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में डिफाइन है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। जब वॉर की सिचुएशन हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, उस कंडीशन में हमारे देश में जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो आर्टिकल 352 के अंदर इंपोज की जाती है। अभी तक हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया गया है। पहली बार जब इंडिया चाइना का वॉर हो रहा था इन 1962, सेकेंड टाइम इंडिया पाकिस्तान का वॉर था 1971 एंड थर्ड टाइम 25 जून 1975 में बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इस इमरजेंसी को लगाया गया था। सेकेंड होती है आर्टिकल नंबर 356, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर काम नहीं कर पाती, स्टेट की मशीनरी खराब हो जाती है, तो पूरी पावर गवर्नर के पास आ जाती है एक तरीके से, इसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और पहली बार 1951 में आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया था पंजाब में। लास्ट होता है आर्टिकल 360, जिसमें आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलती है और अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंपोज नहीं किया गया है। तो ये बेसिक बातें हैं अबाउट द इमरजेंसी। ओके, हमने डिस्कशन किया है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किए हैं। 1935 का एक्ट है। आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 में हमारे प्रोविजंस हैं। सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हमने बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर 3 प्रकार की इमरजेंसी है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं बाकी न्यूज पे। स्टार्ट करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन? विच कैटेगरी अंडर द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2024 डज नॉट इंक्लूड अ कैश प्राइज? अब यहाँ पे देखिएगा, जो डेयरी प्रोड्यूसर होते हैं या जो मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो गोपाल रत्न अवार्ड होता है। और गोपाल रत्न अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। इनमें से कोई एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कैश प्राइज मनी नहीं मिलती, वही कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है। चलो पहले हम न्यूज को देखते हैं, तब तक आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, उसके बाद आंसर कर देना, ठीक है? देखते हैं। तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2024 डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिसेंटली यहाँ पे कहा है कि हम नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड इस साल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका पर्पस है ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग द मिल्क स्टेक होल्डर्स, जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको इनकरेज करना। और यहाँ पे नॉमिनेशन प्रोसेस ओपन कर दी गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। आप देख सकते हैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड के लिए, ठीक है? अब इसकी पेरेंट स्कीम क्या है? तो गोपाल रत्न अवार्ड को 2021 में लॉन्च किया गया था। 2021 में गोपाल रत्न अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इट हैज बीन इंट्रोड्यूस अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था और इसी गोकुल मिशन के अंदर हमने लॉन्च किया है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। तो 2021 से ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में। कौन कौन से कैटेगरी हैं? तो आप देखेंगे बेस्ट डेयरी फार्मर, रियरिंग इंडिजीनियस कैटल एंड बुफेलो ब्रीड, फिर आपके जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज या फिर एफपीओज होते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है।
बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन AIT अवार्ड दिया जाता है। और इस साल आपको एक नया अवार्ड भी मिलेगा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रमोट करता है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनके प्रमोशन के लिए है। स्पेशल अवार्ड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट टू बूस्ट डेयरी डेवलपमेंट एक्टिविटी। इट विल बी गिवन फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड टू बूस्ट डेयरी डेवलपमेंट इन दिस रीजन। क्लियर है? अवार्ड सेरेमनी कब होगी? तो नेशनल मिल्क डे हम सेलिब्रेट करेंगे 26 नवंबर को, और उस दिन इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी केवल नॉमिनेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पे प्राइज मनी के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो पहली कैटेगरी है बेस्ट डेयरी फार्मर और बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहली और दूसरी जो कैटेगरी है इनके बारे में बात हो रही है कि इनको जो अवार्ड दिया जाता है प्राइज मनी, फर्स्ट रैंक को आप देख सकते हैं 5 लाख रुपीज, सेकेंड वाले को 3 लाख, थर्ड वाले को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी जो स्पेशल अवार्ड है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें आपको 2 लाख रुपीज दिए जाएंगे। लेकिन AIT कैटेगरी, यहाँ पर ये जो कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन कैटेगरी, इसमें केवल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, इसमें कोई भी प्राइज मनी कैश फॉर्म में नहीं होती है। आई थिंक अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका होगा कि वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें कैश प्राइज मनी नहीं दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, डन, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक नया यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये लॉन्च किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO ने इसको लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में बात कर सकते हैं हम। तो सकते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है MEDEVIS, मींस मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड यूजर विथ एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिकल डिवाइसेस। यहाँ पे जितने भी अलग अलग बीमारियां हैं उनके लिए जो भी मेडिकल डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल है उसका एक डेटा रेडी हो सके और लोग उसको इजीली एक्सेस कर सके। इसके अलावा जो अलग अलग नाम है अलग अलग देशों में, हो सकता है कि नाम अलग अलग हो किसी एक मेडिकल डिवाइस के, तो ये जो नोमेनक्लेचर है या नेमिंग है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? टू हेल्प मेक द नेमिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस सिंपलर। इसका ये पर्पस यहाँ पर है क्योंकि पुरानी जो मेथड होती है, कोई बीमारी हुई है उसके मेडिकल डिवाइसेस को हमें सर्च करना है। अब मार्केट में बहुत सारे नॉन ब्रांडेड डिवाइसेस भी हैं और कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो सेफ्टी को इंश्योर नहीं करते या उनका जो रिजल्ट है वो उतना प्रॉपर एक्यूरेट नहीं है। तो WHO इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहता है, इसलिए इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें 2301 टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइसेस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, द प्लेटफॉर्म इट डिजाइन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग ऑन द सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, यूज ऑफ मेडिकल डिवाइस फॉर द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड द हेल्थ कंडीशन। इससे ये पेशेंट की, डॉक्टर की, सबकी मदद करेगा कौन से मेडिकल डिवाइसेस सही हैं, सेफ है, सिक्योर है, हमारी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन और प्रोक्योरमेंट करना इजी हो जाएगा। यहाँ पर 2301 टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइसेस को इंक्लूड किया गया है जो कि वेरियस हेल्थ एरियाज को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे कि कैंसर है या आपकी दूसरी जो डायबिटीज बीमारियां हैं, कोविड-19 के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे कवर किए गए हैं। By providing a single platform that provide information on the wide range of the devices। ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई है। अब अगर इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेफरेंस है वो 2 टाइप के इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम को यहाँ पे रेफरेंस बनाया है मेडिकल डिवाइसेस की नेमिंग करने के लिए। पहला है यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर, जो कि जनरली यूरोपियन कंट्रीज इन डिवाइसेस के नेम को इस तरीके से यूज करती हैं। सेकेंड है ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर। रिमेनिंग अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA और अदर जो मेंबर नेशन है वो ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर को यूज करते हैं। मतलब जैसे कि हम SI की बात करते हैं, जो SI यूनिट्स है वो क्यों बनाई गई थी? क्योंकि अलग अलग देशों में डायमेंशंस को मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स थी, एक उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने SI यूनिट बना दी। वैसे ही यहाँ पे नोमेनक्लेचर होते हैं कि कौन सी कंट्री में किस चीज को किस नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस लिए हैं मेडिकल डिवाइसेस के नामकरण करने के लिए, तो वो 2 रेफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में हुआ था। ठीक है, 194 नेशन इसके मेंबर है और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधेनोम, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। डन।
चलिए अब बात कर रहे हैं PLI स्कीम, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम फॉर द वाइट गुड्स। अब ये वाइट गुड्स क्या होते हैं कि जो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घरों में, हमारे किचन में हम जो अप्लायंसेस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिज है, हेयर ड्रायर है, वॉशिंग मशीन है, LEDs हैं, ये सब आपके वाइट गुड्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वापस से ओपन किया है, रीओपन किया है एप्लीकेशन विंडो फॉर द PLI स्कीम फॉर द वाइट गुड्स फॉर 3 मंथ्स और 90 डेज। ओके, तो यहाँ पे अगेन जो बेनिफिशरीज हैं जो इन वाइट गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको PLI स्कीम के अंदर बेनिफिट्स चाहिए है, तो एप्लीकेशन विंडो ओपन की गई है, वो वापस से यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं टू गिव वन मोर चांस टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर टू बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, इसलिए वापस से 90 डेज या 3 मंथ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने विंडो को रीओपन किया हुआ है। अब ये जो PLI स्कीम है फॉर वाइट गुड्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपोनेंट एंड द सब असेंबली ऑफ AC एंड LED लाइट्स, इसको कैबिनेट ने 7 अप्रैल 2021 को अप्रूव किया था टू प्रमोट द आत्मनिर्भर भारत इन दिस सेक्टर। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है वाइट गुड्स का, जिसमें हम AC, LED और डिफरेंट होम अप्लायंसेस को शामिल करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड करते हैं, कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल 2021 में 7 अप्रैल को दिया था अंडर द आत्मनिर्भर भारत सेक्टर। अब अगर हम PLI के बारे में बात करें तो PLI स्कीम आई क्यों थी? तो सबसे पहली बात तो 2021 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री लेकर आए थे और एक सेक्टर स्कीम है। ठीक है, इसका पर्पस था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको प्रमोट करना है, उनकी इकोनॉमी को और उनके स्किल को हमें प्रमोट करना है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है अप्लायंसेस का और उनकी जो सेल होती है उस पे इंसेंटिव दिया जाता है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव टू द एप्लीकेंट, इट विल प्रोवाइड एन इंसेंटिव ऑफ 4% to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर द बेस ईयर 2019-22 एलिजिबल कंपनी। अब यहाँ पे जो PLI स्कीम है इसका टेन्योर या ड्यूरेशन कितना है? तो 2021-22 से 28-29 तक स्कीम है, जिसके लिए टोटल बजट 6,238 करोड़ रुपीस आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार। तो ये इसका सेकेंड फेज, एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इन 2023 एंड नाउ इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है एंड कंप्लीशन ईयर है 2025 तक ये मंदिर तैयार हो जाएगा। तो सेकेंड फेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिगिन इन द ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 3 स्टोरी का ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। 3 स्टोरी टेम्पल है जो कि लगभग 3.76 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2023 में और एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा 2025 में। ठीक है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की टोटल जो लेंथ है वो 1080 फीट की आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए इसका नाम विराट रामायण मंदिर भी कहा जा रहा है। ये अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। अयोध्या के राम मंदिर की जो टोटल लेंथ है वो 360 फीट है, जबकि ये 1080 फीट पे तैयार हो रहा है। सिमिलर अगर अयोध्या के मंदिर के बारे में बात करें तो अयोध्या राम मंदिर की जो हाइट है, शिखर की हाइट, वो 161 फीट है, जबकि यहाँ पर जो विराट रामायण टेम्पल है इसमें 12 शिखर है और जो सबसे बड़ा शिखर है उसकी हाइट आपको 270 फीट देखने को मिल जाएगी। इस टेम्पल के बारे में बात करें तो इस टेम्पल में टोटल 22 डाइटीज के आपको पवित्र स्थान देखने को मिलेंगे, मतलब 22 आपको सेंक्टम देखने को मिलेंगे जहाँ पे भगवान को स्थापित किया जाएगा और 500 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ इस मंदिर को रेडी किया जा रहा है। इसमें आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग भी देखने को मिलेगा जिसकी टोटल हाइट 33 फीट आपको देखने को मिलेगी। अब ये मंदिर कहीं से तो इंस्पायर होगा, कहीं ना कहीं से हमने इंस्पायर होकर विराट टेम्पल को या विराट रामायण टेम्पल को रेडी कर रहा है। यस, तो 3 मंदिरों से इंस्पायर होकर इस मंदिर को रेडी किया जा रहा है। पहला है आपका कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल, सेकेंड आपको रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम का देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु का, एंड थर्ड नंबर पे मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में है। तो इन तीनों मंदिरों से इंस्पायर होके हम अपने इस विराट रामायण टेम्पल को रेडी कर रहे हैं। अब जब 3 मंदिरों की बात हुई है तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंबोडिया के अंगोर वाट टेम्पल के बारे में। ओरिजिनली ये हिंदू टेम्पल था जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था। ठीक है, बाद में 12th सेंचुरी के आसपास आते आते ये बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? देखेंगे खामेर किंग सूरवर्मन सेकेंड ने अंगोर वाट टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था इन कंबोडिया। नेक्स्ट आता है मीनाक्षी टेम्पल।
मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, जो कि बेगई नदी के किनारे सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बेगई रिवर के किनारे आपको मीनाक्षी टेम्पल देखने को मिल जाएगा। ये गॉडेस मीनाक्षी मतलब शक्ति या पार्वती, और सुंदेश्वरम मतलब आपका भगवान शंकर, उनको डेडिकेटेड है। का कंस्ट्रक्शन पांड्य किंग सदाय वर्मन कुलशेखरन वन ने कराया था। सदाय वर्मन कुलशेखरन वन ने मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराया था। लास्ट में आता है रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि रामेश्वरम में है, भगवान शंकर को डेडिकेटेड है। तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड में है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया था किसने? मुथु रामलिंगन सेतुपति ने। उसके बाद फर्दर कंस्ट्रक्शन जाफना जो किंगडम है, जाफना किंगडम के राजाओं ने कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, What is the primary objective of the GRSC Accelerated Innovation Nurturing Scheme? मतलब गेन। तो गेन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, GRSC Accelerated Innovation Nurturing Scheme। रिसेंटली जो कि न्यूज़ में देखी गई है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू द शिपयार्ड एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो शिपयार्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं और स्टार्टअप्स की मदद से टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए गेन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है कोलकाता से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, इन्होंने रिसेंटली कोलकाता में, मतलब जो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड मतलब GRSC कोलकाता है, वहां पर गेन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। गेन्स का मतलब GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पर्पस क्या है? जो भी शिपयार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, डेवलप करना यूजिंग द स्टार्टअप। तो यहाँ पे स्टार्टअप को इनकरेज करना है, MSME को इनकरेज करना है कि आप नए इनोवेशन सॉल्यूशन लेकर आओ, नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेकर आओ और शिपयार्ड सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करो। इसलिए गेन्स प्रोग्राम को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, क्या रीजन है कि इंडिया 6 किलोमीटर डीप ड्रिल कर रहा है, मतलब जमीन के अंदर 6 किलोमीटर गहरा यहाँ पे ड्रिलिंग करने का काम इंडिया कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पहले क्या किसी और कंट्री ने ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है? आइए हम देखते हैं। तो आपको मिलेगा बोर होल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। तो बोर होल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करती है और डीप ड्रिलिंग प्रोग्राम को रन कर रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो कोयना वर्णा रीजन है वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। इनिशियली 3 किलोमीटर तक डीप ड्रिल किया था, नाउ अब इसको 6 किलोमीटर कर दिया गया है। तो 6 किलोमीटर की डीप ड्रिलिंग यहाँ पर हो रही है। कहाँ पर? कोयना वर्णा रीजन ऑफ द महाराष्ट्र में। क्यों हो रही है? इसका रीजन मैं बताती हूँ कि कोयना डैम इसका रीजन है। जब कोयना डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था 1962 में, उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब जो शिवाजी सागर लेक या कोयना डैम है, वहां पर आपने देखा फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक आते रहते हैं। ऐसा वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया अपने टोटल जीडीपी का 2% यहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें खर्चा कर देता है। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो फ्लड होता है। अभी देखो कितने सारे एरिया में फ्लड आया हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं वो फ्लड से नहीं होती, वो अर्थक्वेक जैसे इवेंट से होती हैं। रीजन ये है क्योंकि फ्लड के लिए हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ऐसा एकदम से फ्लड नहीं आ जाता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, हमारे पास समय होता है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, तो डेथ कम होती है। लेकिन अर्थक्वेक, हमारे पास ऐसा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है कि कब अर्थक्वेक आएगा और कितने स्केल का अर्थक्वेक आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा होती है। तो हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि क्या रीजन है कि कोयना डैम में फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहे हैं और हाईएस्ट या मैक्सिमम एल्टीट्यूड के अर्थक्वेक वहां पर देखे गए हैं, पहली चीज। इसके अलावा जब हम डीप ड्रिल करेंगे तो हमें अपने अर्थ क्रस्ट, मेंटल के बारे में भी और इसेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमें अपने जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी मिल पाएगी। इसलिए हम रिसर्च वर्क के लिए इस डीप ड्रिल प्रोग्राम को कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो पहले इनिशियली 3 किलोमीटर तक हमें डीप ड्रिल करना था, नाउ अभी 6 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके पहले यूएसए, रशिया, जर्मनी ऑलरेडी इस तरीके के प्रोजेक्ट को रन कर चुके हैं, जिससे हमें सिस्मिक बिहेवियर पता चल सके, हमें फंडामेंटल कंपोजिशन पता चल सके, नॉलेज पता चल सके अर्थ स्ट्रक्चर का, जिससे हम एक मॉडल या सरफेस स्टडी कर सकें, मॉडल रेडी कर सकें। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बीन
adjudged as a best state in the horticulture in the prestigious Agriculture Leadership Award 2024. रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 15th एडिशन एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और एग्रीकल्चर फील्ड में बेस्ट अवार्ड किसे मिला है? महाराष्ट्र को। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, जहाँ पे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। तो बेस्ट स्टेट इन द हॉर्टिकल्चर ये अवार्ड किसे मिला है? नागालैंड को दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे दिया गया है? नागालैंड को दिया गया है। Nagaland has achieved GI registration of 3 horticulture crops. 3 horticulture crops को नागालैंड में GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। नागा मिर्चा, नागा ट्री टोमेटो एंड द नागा स्वीट कुकुम्बर। ठीक है, नेक्स्ट, Who has been appointed as the president of News Broadcaster and Digital Association? इस न्यूज को हमने कल डिस्कस किया था, रजत शर्मा जी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, Which bank launched a new security feature? Safety Ring. Safety Ring करके एक नया सिक्योरिटी फीचर किस बैंक ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में लॉन्च किया है, जिससे हम साइबर फ्रॉड जो इंक्रीज हो रहे हैं उनको कम कर सकें? तो आंसर क्या हो जाएगा? PNB, पंजाब नेशनल बैंक का ये नया फीचर है जिसका नाम है सेफ्टी रिंग। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने रिसेंटली सेफ्टी रिंग एक नया ऑप्शनल सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस किया है फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, जिसका पर्पस ये है कि कस्टमर एक डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को सेट कर सके, कस्टमाइज कर सके कि आज हमारा जो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5000 रुपीज ही होना चाहिए, तो जिससे आपके साइबर क्राइम ना हो। अगर हो भी तो जो आपने लिमिट सेट की है उतना ही पैसा डिडक्ट होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, राइट। नेक्स्ट है SBI। तो SBI पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जो ऑफर कर रहा है डिजिटल लोन ऑन द म्यूचुअल फंड। मतलब SBI की जो ऑनलाइन बैंकिंग या SBI का जो एप्लीकेशन है ना, योनो एप्लीकेशन, उसके जरिए अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप उसके जरिए क्या कर सकते हो? ऑनलाइन लोन ले सकते हो। तो SBI इंट्रोड्यूस अ लोन ऑनलाइन लोन फैसिलिटी अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट बाय इंटरनेट बैंकिंग एंड हिज एप्लीकेशन। यहाँ पे देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस नए ऑनलाइन फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपका पेपरलेस वर्क होगा। तो डिजिटल सॉल्यूशन अलाउ कंज्यूमर टू अप्लाई फॉर लोन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर ओन होम्स। ये कंप्लीटली पेपरलेस होगा और यहाँ पे ये जो लोन फैसिलिटी है, डिजिटल जो प्रोसेस है वो 24 आवर्स अ डे और 7 डेज अ वीक अवेलेबल रहेगी, जिससे आप म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया है और आपकी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, आप लोग समझते होंगे ना कि आपका जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? आपने जो फंड दिया है वो कई सारे अलग अलग स्टॉक में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है और आपके फंड को मैनेज कौन करता है? असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो आपके फंड को मैनेज करती है। तो यही बात लिखी है कि जो नई लोन फैसिलिटी है वो म्यूचुअल फंड स्कीम में अवेलेबल रहेगी ऑफ द ऑल असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि CAMS में रजिस्टर है, जो कि म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करने वाली एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी स्टार्ट की है SBI ने। नेक्स्ट है ICICI बैंक। सो ICICI Prudential लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ETF। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड और ETF में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। म्यूचुअल फंड में आपने पैसा दिया, आपकी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होगी वो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करेगी। हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ले, बॉन्ड्स में परचेस कर ले, AIF खरीद ले, किसी दूसरी कंपनी, अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड खरीद ले, कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ETF होता है, इसमें जब इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, जैसे कि निफ्टी 50 है, जैसे कि निफ्टी 50 है तो केवल इन निफ्टी 50 की कंपनीज को फोकस किया जाएगा और यहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा, या किसी दूसरे फंड को या इंडेक्स को टारगेट कर लिया, केवल वहीं पे फोकस किया जाएगा। मतलब डाइवर्सिटी उतनी नहीं है। आपने किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को शॉर्टलिस्ट किया है, पर्टिकुलर एक कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम ETF कहते हैं, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जनरली ट्रैकिंग का स्पेसिफिक इंडेक्स। डन। तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF को लॉन्च किया है और इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो केवल ऑयल एंड सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, जैसे कि रिलायंस है, HP है, BPCL है, इन पे टारगेट करेगा। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस होता है आपके म्यूचुअल फंड और ETF में। और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसके पहले छोटी सी अपडेट है।
मैंने जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक के जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए थे, लाइक बीसीसीआई अवार्ड्स दिए गए थे, आईसीसी अवार्ड थे, नेशनल अवार्ड्स थे, और भी जो इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन हुए थे, खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, वो सब यहाँ पे कवर कर दिया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अपलोड हो चुका है, आज मॉर्निंग में ही अपलोड हुआ है 7 AM पर। ओके, डन। चलो नेक्स्ट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव रिसेंटली एज अ 5th मेंबर किस देश ने इसे ज्वाइन किया है? और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 8 नंबर की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी मीटिंग वर्चुअली हुई थी, कहां पर? मॉरिशियस में। तो इसे ज्वाइन कर लिया है बांग्लादेश ने। और ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर आपको मिल जाएगा सेशल्स। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन पंजाब फर्स्ट प्लांट क्लिनिक एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को कहां पर ओपन किया गया है, जिसके लिए नीति आयोग ने ग्रांट दिया है? आंसर हो जाएगा मोगा डिस्ट्रिक्ट। इस न्यूज को भी हमने पहले कवर कर लिया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल शॉर्टली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट एक्शन प्लान फॉर द रोड सेफ्टी? तो रोड सेफ्टी को आने वाले 10 सालों के लिए रोड सेफ्टी प्लान अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट कौन बन रहा है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है, एक सिलेक्शन कमेटी है जो कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस में मदद करेगी। इस कमेटी के हेड किसे बनाया गया है? ये भी हमने कल डिस्कस किया था। हमारे फॉर्मर सीजेआई यूयो ललित या उदय ललित जी को बनाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडिया पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, मतलब जो 10th नंबर की ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम होने वाली है सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में, इसमें इंडियन डेलीगेट्स को लीड कौन करेगा? इंडियन डेलीगेशन को लीड कौन करेगा? तो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या रही है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहां पर हो रही है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर एंड बाय बाय।